बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज हुकूमत ने बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन नया बनाया जाए, ऐसा इलेक्शन कमीशन जिस पर तमाम लोगों को, तमाम जमातों को एतमाद हो। और कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा नहीं सका, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस दायर नहीं करेंगे। बग़ैर रेफरेंस दायर किए हुकूमत कैसे इलेक्शन कमीशन को फ़ारिग करेगी या फ़ारिग करने का सोच रही है या मुतालबा कर रही है, ये एक अहम सवाल। और इससे भी पहले बुनियादी सवाल ये कि हुकूमत की जानिब से एक आइनी इदारे के सरबरा यानी कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके मेंबरान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा वज़ात ख़ुद एक नई बात है। इससे पहले कभी तारीख़ में ऐसा हमें देखने को या सुनने को नहीं मिला। शामी साहब, अमूमन तो अपोजिशन की जमातें इदारों के सरबराहान से ऐसे मुतालबा किया करती हैं, अदम एतमाद का मुज़ाहरा किया करती हैं, लेकिन ये ख़ुद हुकूमत ने एक आइनी इदारे से कहा कि ना सिर्फ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बल्कि तमाम मेंबरान जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। पहले तो इस पर हम बात कर लेना कि ये कैसा एक मुतालबा और क्यों कर ये मुतालबा किया गया ऐसे वक्त में जब सेनेट का मामला हो गया, आप जीत गए, अब तो अवाम की फलाह बहबूद पर काम करना था। देखिए, बुनियादी बात यह है कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये इस हुकूमत और अपोजिशन, जी हाँ, उनके दरमियान कंसेंसस के नतीजे में कायम हुआ है। जो खान साहब ने 3 नाम भेजे थे, तीसरा नाम मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसमें एक डेडलॉक रहा महीनों। इमरान खान साहब कोई गुफ्तगू करने को तैयार नहीं थे लीडर ऑफ द अपोजिशन से, और अगर ये दोनों इत्तेफाक न करें तो नामजदगी हो नहीं सकती थी। तो फिर उन्होंने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी के ज़रिए मुशावरत हुई, उनके तजवीज़ करदा नाम को कबूल किया मुस्लिम लीग नून ने भी और दूसरी पार्लियामेंट्री पार्टीज़ ने भी, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है 18वीं तरमीम के बाद, ये पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जाता है जिसमें दोनों तरफ के अपोजिशन के और हुकूमत के अरकान बराबर तादाद में मौजूद होते हैं। इसलिए ये जो इलेक्शन कमीशन है इसको किसी हुकूमत ने मुकर्रर नहीं किया यकतरफा तौर पर। अपोजिशन यानी पुरानी हुकूमत ने मुकर्रर नहीं किया यकतरफा तौर पर। ये दोनों जमातों के, दोनों हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार के कंसेंसस से ये कमीशन कायम हुआ है। कंसेंसस जैसा भी था वो बात की बात है, और नहीं जो कुछ भी है। अब उसके बाद इनके खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती, इनका स्टेटस एक सुप्रीम कोर्ट के जज का है। जिस तरह आप सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं, उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उन अरकान को रिमूव कर सकते हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और ये मैंने किताब भी सामने रखी, इसमें आर्टिकल 215 उस बात की बात करता है जो आप इशारा करें कि कमिश्नर यानी इलेक्शन कमीशन के को ओहदे से नहीं हटाया जा सकेगा माँ सिवाय इस तरीक़ाकार के जरिए जो आर्टिकल 209 में जज के ओहदे से बरतरफी के लिए मुकर्रर करता है। उसमें रेफरेंस भेजें जी, आप उसमें चार्जेस लगाएं, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है फिर उसकी समाअत करेगी। ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अगर ये तहफ़्फ़ुज़ ना हो तो फिर तो ये कोई काम कर ही नहीं सके ना हुकूमत की मर्जी के बगैर। आईनी इदारा है। तो ये बरसों की जिद्दोजहद के बाद ये इलेक्शन कमीशन एक बाइख्तियार और आज़ाद अदारे के तौर पर अपना तहक्कुम कायम कर सका है। इससे पहले ये हुकूमत मुकर्रर करती थी, सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे, पहले इंतजामी अफसरान भी होते थे, फिर जज किया गया या जज होने के अहल लोग आए, फिर अब उसमें तरमीम करके जी टेक्नोक्रेट और साबिक ब्यूरोक्रेट और दूसरे उन लोगों को भी मुकर्रर किया जा सकता है। तो इसलिए किसी भी हुकूमत की तरफ से किसी आईनी अदारे पर इस तरह का हमला प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, ये गैर जिम्मेदारी की इंतहा है। शफकत महमूद साहब एक पढ़े लिखे वजीर हैं, मेरे ख्याल तो ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं। 3 वज़रा थे, शिबली फराज साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे, तीनों वज़रा अगर अपीयर हुए हैं तो जारी बात है। बड़े अफसर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। एक उसके बाद फवाद चौधरी साहब उनके साथ बैठे हुए थे, शिबली फराज बैठे हुए थे। तीनों जो वजीर हैं
وہ گویا انہوں نے اس میں ہاں میں ہاں ملا رہے تھے دونوں جو تھے. اس کی کنسنسس سے آئے ہوئے تھے, کوئی ایسا تھوڑی کہ فی البدیہہ کسی ایک وزیر نے بات کر دی ہو. یہ جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. یہ پاکستان کو ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں مبتلا کرنے کا ایک قدم ہے. کیوں ہے شامی صاحب یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ ماضی میں اس کی نظیر کیا کوئی ملتی ہے؟ یہ دو سوال شامی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں, لیکن پہلے ذرا دیکھ لیں کہ شفقت محمود صاحب کا ذکر کر رہے ہیں شامی صاحب کہ انہوں نے کہا کیا تھا ایگزیکٹلی, ذرا آپ بھی دیکھ لیں. صاف ظاہر ہو گیا کہ اس کے اندر کرپٹ پریکٹسز ہوئیں, اور اس کے بعد جو ویڈیو آئے, یہ ساری چیزیں جو تھیں عیاں تھیں اور الیکشن کمیشن کے سامنے تھیں, لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن جو ہے اس الیکشن کو شفاف بنانے میں مکمل طور پہ ناکام رہا. کوئی بھی جماعت جو ہے وہ اس سے خوش نہیں ہے. یہ ناکامی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ناکامی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی جو ذمہ داریاں تھیں ان کو نبھا نہیں سکا. اگر وہ کمپلیٹ فیلئر ہو گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ اس کا ایک ہی حل ہے. پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے سینٹ میں, نیشنل اسمبلی میں, اور اس وقت ملک میں جو سب سے بڑی جماعت ہے تحریک, ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں. الیکشن کمیشن کو بحیثیت مجموعی استعفیٰ دینا چاہیے, کیونکہ اس کے بغیر اور کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے کوئی اعتماد جو ہے وہ بحال. اچھا سر, یہ ایک نیا محاذ اس لیے بھی ہے کہ آج ہی حکومت کے اہم اتحادی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا ایک بیان میں پڑھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا کی نئی لہر ہے, اس پر تشویش کا اظہار کرتے انہوں نے کہا کہ مہنگائی کے جن کو لگام نہ ڈالی گئی تو رمضان میں غریب آدمی مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گا, اور حکومت روز بروز مہنگائی اور بے روزگاری کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے لاہے عمل مرتب کرے. تو لاہے عمل تو یہ مرتب کرنا تھا, اب انتخاب ہو چکا سینٹ کا, لیکن لاہے عمل تو یہ الیکشن کمیشن کے خلاف چلا گیا. یہ جو اقدام ہے, یہ جو بیان ہے, وزیر اعظم عمران خان اپنے جو وزراء کرام ہیں ان کو دستور پڑھائیں, ان کو روکیں. آپ کے خیال میں یہ وزیر اعظم سے بالا بالا ہو گیا ہوگا؟ اگر بالا بالا نہیں ہوا تو پھر اگر ان کی مرضی شامل ہے تو نظر ثانی کریں. یہ کرائسس ہیں, کوئی اس ملک میں پھر الیکشن کمیشن بن نہیں سکے گا. آپ یہ غور کریں, وہ کہتے ہیں اس پہ کسی جماعت کو اعتماد نہیں ہے. جی کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے الیکشن کمیشن بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے. الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کو جواب دہ نہیں ہے. الیکشن کمیشن پاکستان کے عوام کو جواب دہ ہے, سپریم جوڈیشل کونسل کو جواب دہ ہے. الیکشن کمیشن کسی سیاسی جماعت کا غلام نہیں ہے. اور یہ اگر آپ کو سپریم کورٹ سے شکایت ہو تو کوئی صاحب اس کے بارے میں گفتگو شروع کر دے, کسی کو ہائی کورٹ کے بارے میں شکایت ہو تو اس کے بارے میں گفتگو شروع کر دیں. نون لیگ نے تو کہا یہ اداروں پر حملہ ہے. یہ تو ایک دیدہ دلیری کی انتہا ہے. اس سے پہلے کبھی ہوا ہے کہ حکومت جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس نے کبھی الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ اس طرح کا ایسا کبھی حملہ نہیں ہوا. شکایات پیدا ہوتی رہتی ہیں, درخواستیں دی جاتی رہتی ہیں, اور اس سے پہلے تو ہماری تاریخ جو ہے اس میں الیکشن کمیشن کو مقرری حکومت کرتی تھی. 77 میں پھر کیا ہوا تھا؟ 77 میں ہمارے چیف جو الیکشن کمشنر تھے, چیف الیکشن کمشنر, وہ وسیم سجاد صاحب کے والد بزرگوار تھے, سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج تھے, جسٹس سجاد احمد جان صاحب. اور انہوں کا تو بڑا بیان, انہوں نے پورا انتظام کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے دکان سجائی تھی, ڈاکو آئے اور اس کو لوٹ کر لے گئے. یہ ان کے ریمارکس ہیں 77 کے متنازع الیکشن. ہاں جی. اور اس کے بعد جو سوالات پیدا ہوئے, جو حالات پیدا ہوئے, پھر سوال ہوا کہ الیکشن کمیشن کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے, اور اضافہ ہوا ہے. یہ جو الیکشن آرڈر 2017 ہے یہ انتہائی وسیع اختیارات دیتا ہے. اس معاملے سے پہلے تو گفتگو یوں ہوا کرتی تھی کہ جو اختیارات الیکشن کمیشن کو تفویض کیے گئے ہیں وہ ان کا استعمال ہی نہیں کر پا رہا. ہاں جی. اور اب اگر وہ اس نے کوئی گڑبڑ انگڑائی لی تھی, شرم آنی چاہیے. یہ 20 پریزائڈنگ آفیسرز غائب ہوئے, اغوا ہوئے, اور ملک ہوتا تو پتہ نہیں کتنا ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوتا. تو بجائے شرمندہ ہونے کے, بجائے یہ انتظامی فیلور کے, آپ اس طرح گفتگو کر رہے ہیں. مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے. اس کا حل, اس کا انجام ہوتا کہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس کا کوئی انجام نہیں ہے. ہیڈ آن لے لیے گورنمنٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان. کوئی ضرورت, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. چند ہفتوں سے اعتراض تو کیا جا رہا تھا, لیکن یہ تو الٹیمیٹ ہے نا جی. یہ کر لیں,
یہ چیف الیکشن کمشنر کو الیکشن کمیشن کو گھر نہیں بھیج سکتے، ان کو پوری دانائی کے ساتھ اور قوت کے ساتھ استعمال کرنے چاہیے۔ اور ابھی جو الیکشن کمیشن نے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران جو فیصلے لیے ہیں، جو اقدامات کیے ہیں ڈسکے کے حوالے سے خاص طور پر، اس پہ تو پوری قوم ان کی شکر گزار ہے، تمام جو سول سوسائٹی ہے دسکے کے ان کی علاوہ شکر گزار ہے۔ دسکے کے علاوہ جو یوسف اظہر گیلانی صاحب کا انتخاب تھا قومی اسمبلی سے، اور وہ تو دیکھیے اس پر انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ وہاں پر جو کرپشن ہوئی، لین دین ہوئی، جس طرح سے لوگ بکے، اس پر الیکشن کمیشن ناکام رہا، اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ نے گائیڈ لائن دی تھی کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ شفاف ایسا نہیں ہو سکتا، انتخابات کا عمل یقینی یہ بنائے۔ جوڈیشل پروسیس ہے، یہاں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے آپ۔ احمد بلال محبوب صاحب نے جوائن کیا، پلڈیٹ کے سربراہ ہیں، انتخابی عمل پر نظر رکھتے ہیں۔ بلال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ جو مطالبہ ہے حکومت کا کہ الیکشن کمشنر اور ان کے اراکین مستعفی ہو جائیں، یکسر مستعفی ہو جائیں، یہ کیوں کر اہم مطالبہ یہ ہے؟ ایسا ہی مطالبہ ہے جیسے مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ کرتے رہتے ہیں مستعفی ہونے کا۔ اچھا، لیکن سر اس سے آئینی کرائسس کیا جنم لے سکتا ہے اور کیسے حکومت یقینی بنا سکتی ہے کہ وہ اپنے مطالبے پورا کروا سکیں؟ دیکھیے اس میں تو ایک اور خطرناک پہلو یہ بھی ہے کہ بار بار شفقت محمود صاحب نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، جی کہا، کوئی حل نہیں اور کوئی طریقہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی الزامات ہیں تو اس کا طریقہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے، آپ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس جائیں۔ اگر وہ بھی نہیں کر رہے تو مجھے تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا بہت، اس سے میں بچ نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے کہ انہیں سپریم جوڈیشل کونسل پہ بھی اعتماد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو کوئی آدمی اٹھ کے یہ مطالبہ کر دے کہ سپریم کورٹ مستعفی ہو جائے پوری کی پوری، جی، اور ہائی کورٹ مستعفی ہو جائے پوری کی پوری، کیونکہ جس طرح سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ آئینی ادارے ہیں، اسی طرح الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے جس کی ایک سیٹ ٹرم ہے، اور جس کو ابھی 1 سال ہی ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے خود پرپوز کیا تھا اور پھر باقی پارٹیوں نے اس کے ساتھ اعتماد اور اس کے ساتھ اتفاق کیا۔ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں یہ بیسیکلی تو پرپوزر اس کا پی ٹی آئی تھی، اور ابھی 4 سال باقی ہے۔ بلال صاحب یہ بتائیے کہ اس پر توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے ان وزیر صاحب کے خلاف؟ اس سے پہلے بھی جو کچھ ان کے بارے میں کہا گیا ہے، میں تو سچی بات ہے کہ اس کے بارے میں بھی میں سوچ رہا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن یہ کارروائی کرے توہین عدالت کی تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ ہائی کورٹ کی سطح پہ جس طرح سے وہ اس کی توہین عدالت کی وہ کارروائی کر سکتی ہے، اسی طرح الیکشن کمیشن بھی آتھرائز ہے کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے ایک جواب دے کے وہ خاموش ہو گئے تھے۔ لیکن میرے خیال میں وہ کر سکتی ہے، ان کو کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن آپ اس کے وسیع تر مضمرات دیکھیے کہ اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد متزلزل ہو گیا، لوگوں کے اندر شک پیدا کر دیا گیا، اب ایک انارکی سی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ الیکشن کمیشن تو کہیں نہیں جانے والا۔ نہیں، اب تو آگے اپریل میں ڈسکے کا الیکشن ہے، پھر 249 کے کراچی کا الیکشن ہے، اور بھی ضمنی انتخابات ہیں، تو کیسے ہوں گے جب حکومت خود ہی فارن فنڈنگ کیس بھی ہے پینڈنگ؟ جی، اسی سے آپ دیکھیے کہ یہ تو عمران خان صاحب وزیر اعظم عمران خان نے ان کا نام تجویز کیا ہے، تو سب سے پہلے تو پھر ان کو استعفیٰ پیش کرنا چاہیے کہ بھئی میں ناکام ہو گیا ہوں اہل آدمی کا تقرر کرنے میں اور نام تجویز کرنے میں، اس لیے میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوتا ہوں، اب وہ بھی سبکدوش ہو جائے۔ یہ تو پھر مثال قائم کر دیں وہ۔ بالکل، میرے خیال میں اس کا ایک سیولائز طریقہ یہ ہے کہ یہ جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے میرے خیال میں معذرت کریں، اپنے الفاظ واپس لیں، ذرا عقل سے کام لیں، یہ تو بہت بڑا کام، بہت ہی بڑی، آپ تو خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہے ہیں ملک کو، لیکن یہ خانہ جنگی کی طرف۔ احمد صاحب آپ بھی یہی فرما رہے ہیں، شامی صاحب بھی کچھ یہی گفتگو کر رہے تھے، لیکن عرض یہ ہے کہ یہ تو اگر 3 وزراء، 3 انتہائی منجے ہوئے سیزن اور سینئر سیاستدان اور وزراء یہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ خود سے اپنے تئیں تو یہ بات کرنے نہیں آئے تھے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ حکومت کی پورا کنسنسس تھا، پرائم منسٹر آن بورڈ ہیں، یعنی یہ فیصلہ کیا حکومت نے کہ یہ مطالبہ کیا جائے، اور اس سے پہلے بار بار وہ الیکشن کمیشن کے اوپر تحفظات کا اظہار تو کر ہی رہے تھے، تو اس کا مطلب ایک پلانڈ ایفرٹ کے تحت انہوں نے یہ ڈیمانڈ پیش کی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ریفرنس ہم دائر نہیں کر رہے، تو ریفرنس دائر کیے بغیر کیسے ان کو فارغ کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ تو جس طرح کہتے ہیں جی، آپ کمپلیننٹ بھی خود ہیں، آپ جوری بھی خود ہیں، آپ جج بھی خود ہیں، آپ خود یہ شکایت کر رہے ہیں اور ثابت بھی ہو گیا کہ یہ بالکل اس کے اوپر لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، آپ یہ مستعفی ہو جائے۔
यानी ये किस तरह से, ये तो फसायत की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं और सिविल वॉर की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। वाकई बहुत ये तशवीशनाक बात है। मेरे ख्याल में जिन लोगों ने भी ये मशवरा दिया है या सोचा है वो एक कदम पीछे हटे, और मेरा ख्याल है ये तो बहुत खुदकुशी वाला हमला है उन्होंने किया है, तो ये बहुत खतरनाक चीज है। ये सबवर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन की। कह रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, जो रेफरेंस का है, हम रेफरेंस नहीं दायर करेंगे, हम मुतालबा करेंगे जिसके इजाजत नहीं देता दस्तूर, और ये दस्तूर को सबवर्ट करने का मामला है। बिल्कुल, और खास तौर पे ये वो लोग कह रहे हैं जिनके अपने मामलात अभी इलेक्शन कमीशन में जिनके जेर गौर हैं, जिनके ऊपर फैसला होना है। वाउडा साहब का केस का फैसला होना है, ये आपके फॉरेन फंडिंग का फैसला होना है, फॉरेन फंडिंग का बहुत बड़ा केस है जिसका फैसला होना है, और ये डस्का के अभी इलेक्शन होने हैं। और डस्का के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में आज जो प्रोसीडिंग थी उसमें उन्होंने जवाब भी दाखिल किया है। तो मेरे ख्याल ये सारी चीजें इकट्ठी होके इसके ऊपर ये रिएक्शन आया है, लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। इसके अलावा जो एक और नुकता बड़ा अहम था सर, कि अब जबकि हुकूमत वक्त ने ही एतराज़ कर दिया और कहा कि नया इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, तो अब इस इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में जो ज़िमनी इंतखाबात होंगे आने वाले दो, उनकी क्या हैसियत रह जाएगी? यानी वो क्या मुतनाज़े नहीं होंगे? देखिए, मुतनाज़े का मतलब तो यह है कि कोई एक पार्टी भी अगर उस पर एतराज़ कर दे तो मुतनाज़ा हो गए। लेकिन क्या मुतनाज़ा, इसका तो मतलब यह है कि सारे जज भी मुतनाज़े हो गए, तमाम अदालतें मुतनाज़े हो गई, इलेक्शन कमीशन भी मुतनाज़े हो गया, क्योंकि सब तो कभी खुश नहीं होते। लेकिन अगर वो अपना काम कर रहे हैं और ठीक से काम कर रहे हैं, इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर उनके ऊपर सिर्फ एतराज़ करना तो काफ़ी नहीं है, उस एतराज़ को साबित करना होगा। आपको उसके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाके रेफरेंस पेश करना होगा और साबित करना होगा, वरना तो फिर हर एक मुतनाज़े है और फिर कोई भी यहाँ पे काम नहीं कर सकेगा। तो वजीर आजम जो हैं, ये पीडीएम जो है, पीडीएम की पार्टीज, हमारे अजीजम बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, कल मिल बैठे, भाई दिन रात मुतालबा कर रहे हैं मुस्ताफी हो जाएं, अब इस्तीफा दे दें। तो वजीर आजम भी मुतनाज़े हो गए, फिर वो भी इस्तीफा दे के घर चले जाएं। ये क्या हक है किसी शख्स को? एक बड़ा बारीक फर्क है ना सर, वो तो अपोजिशन तो हमेशा हुकूमत वक्त के खिलाफ ये अपोजिशन की, ये हुकूमत वक्त है जिसने कानूनी इदारे से मुतालबा किया, इसीलिए ये बात बहुत सिग्निफिकेंट है। इस वक्त वो अपोजिशन में है इलेक्शन कमीशन की, उसकी वही हैसियत है जो पीडीएम की उसके मुकाबले में है। इसलिए इनको खुदा खौफी करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए, वनका मुल्का बनाया जाए, हो ही ना जाए। तो बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। सर अब हल क्या है इसका? किसका हल क्या है? ये जितना हवा में उड़ गया, बस खत्म, ये मामला खत्म हो गया, कोई हैसियत नहीं है इसकी, ना कानूनी, ना आईनी, ना अखलाकी। तो वोटर की राय में इसकी क्या अहमियत होगी जब इलेक्शन होगा? इसी इलेक्शन कमीशन की कोई अहमियत नहीं है। आगे चले, आगे ब्रेक है, फिर मेरे ब्रेक मुझे लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की सियासी सूरत हाल का हम जिक्र कर रहे हैं, तो ये पुरतशद्दुद होती जा रही है, अदम बर्दाश्त का कल्चर ऐसा है कि जिससे अब खौफ आने लगा है। वजह यह है कि आज शहबाज गिल साहब लाहौर हाई कोर्ट पेश हुए थे केस के सिलसिले में, उनके साथ जो कुछ भी हुआ आप दिन भर ख़बरों में देखते रहे, सुनते रहे। लीगी कारकुनान सर उन पर पल पड़े, अंडे दे मारे, स्याही फेंकी और फिर उनकी गाड़ी पर भी जूते मारने की कोशिश की। शर्मनाक मजम्मत मनाज़िर हैं जो आप देख भी रहे हैं। फिर उन्हें म्यू हॉस्पिटल जाना पड़ा और डॉक्टर ने जहाँ जिस आँख में स्याही फेंकी थी उसको मुआयना किया, उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया, पट्टी लगानी पड़ गई। तो ये हम कहाँ पहुँचे और क्या किस जगह पे चल रहा है? वाक़या है ना, काबिल मज़म्मत है, बिल्कुल है। और जहाँ आप दराज दस्ती पे आएंगे, हदूद को क्रॉस करेंगे, उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। मुस्लिम लीगी लीडरशिप को भी इसकी मज़म्मत करनी चाहिए, अपने कारकुनों को सख्ती से हिदायत करनी चाहिए कि वो इस तरह के किसी इक़दाम से गुरेज करें। ये ख़ुदकुशी का रास्ता है। और इससे पहले जब देखिए, जब इस्लामाबाद में जो वो शाहिद खाकान थे, मरियम औरंगज़ेब, उनके ऊपर हमलावर हुए थे पीटीआई के वर्कर्स, हमने उसकी भी मज़म्मत की थी, बिल्कुल। लेकिन पीटीआई के जिम्मेदार जो थे वो उसके दिफा में खड़े हो गए। असद कैसर साहब ने उसका नोटिस लिया, शिबली फराज साहब ने नहीं की थी मज़म्मत, असद कैसर उन्होंने की। बाकी दोस्त जो थे उसके दिफा में खड़े हो गए, जुगते करने लगे, फिक्रे कसने लगे।
ये उनका रवैया भी नामुनासिब था। अब ये रवैया भी नामुनासिब है। दोनों जो फरीक हैं वो तौबा करें इस बात से। शहबाज गिल साहब से कितनी शिकायत हो किसी को, लेकिन ये रवैया तो नाकाबिले बर्दाश्त, वो काबिल एहतराम है। उनको वो अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल अपना नुक्ता नजर बयान कर रहे हैं, उनको हक हासिल है अपने कानून की हदूद में रहते हुए अपनी बात करने का। ये जावेद लतीफ़ साहब आजकल क्या कहते फिर रहे हैं? मैं जावेद लतीफ़ साहब को आप टेलीफोन पे लेते तो उनसे बात करते कि उन्होंने क्या बात कही है, तसव्वुर नहीं कर सकता क्या फिक्रा अदा किया है कोई। मैं कुछ समझने से कासिर हूँ कि हम पाकिस्तान खपे का नारा नहीं लगाएंगे भाई। क्यों नहीं लगाएंगे? पाकिस्तान खपे का नारा तो हर हालत में लगाएंगे, हर हालत में। पाकिस्तान जिंदाबाद, बिल्कुल बिल्कुल, बहार हो के खजा, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या खूबसूरत भाई, ये अकीदे का मामला है। बिल्कुल अकीदे का। तो खालिद लतीफ़ साहब अपने आप को संभालिए। और फिर हमारे फवाद चौधरी साहब ने उस पर बानी MQM की पप्पी कसी है, और वो नवाज शरीफ साहब पर, हालांकि जावेद लतीफ़ साहब कुछ और कह रहे हैं, वो मशरक़ी पाकिस्तान का हवाला दे रहे हैं। तो इसलिए फप्तियां कसने से भी गुरेज कीजिए इस तरह की। चलें, आपने कहा कि टेलीफोन लाइन पर लेंगे तो बात करेंगे उनसे। अभी फिलहाल जो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब अमल में आया, उस रोज़ ट्रांसमिशन भी आपने हमारी देखी, बहस हो रही थी कि अब अपोजिशन क्या करेगी, कोर्ट क्या कर सकती है, और इन इंतखाबात को चैलेंज कैसे किया जा सकता है। तो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब अमानुल्लाह कंदरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया, मारूफ कानूनदान है। इस मामले पर बात कर लेते हैं कि अब चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के बाद होगा क्या। नहीं, असल में तो बात यह है ना कि अपोजिशन तो कह रही है कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि ये चैलेंज नहीं हो सकता, ये चैलेंज नहीं हो सकता, ये सेनेट की कार्रवाई है। जी हाँ। हालांकि ये बिल्कुल ऐसी बात है, वो सेनेट की कार्रवाई में शुमार नहीं होगा मेरा ख्याल है। जैसे आप घर के अंदर अपने बच्चे को छुरियां मार रहे हो बच्चे को, और कहीं घर का मामला है, और घर के अंदर आने भाई चादर और चार दीवारी की तौहीन हो गई है, आप अंदर नहीं आ सकते। तो ये तो एक मजाक हो जाएगा। जो जिस तरह वोट मुस्तरद हुए हैं, मैं तो जिससे मेरी बात हुई है, वकील से बात हुई है, ब्यूरोक्रेट से बात हुई है, रिटायर्ड जज से बात हुई है, सारे सर पकड़ के बैठे हुए हैं। कंदरानी साहब, क्या हल है इसका? क्या ये चैलेंज हो सकती है कार्रवाई? कंदरानी साहब बताएं को बलूचिस्तान की नज़ीर भी पेश कर रहे थे, आप जरा थोड़ी वजाहत फरमाइए। मैं ये अर्ज कर रहा था, 1988 में मीर सफुल्लाह जमाली साहब का बिल्कुल ऐसे ही सीन हुआ था कि जब नवाब अकबर खान बुगटी के मुकाबले में उसके पास 2 मेंबरों की कमी थी, तो स्पीकर जो थे, अल्लाह बख्शे, सब जो किरदार हैं सब उसमें फौत हो गए। उसमें मोहम्मद खान बारोज़ई साहब स्पीकर थे। तो जब एक बंदा नीचे कम था हाउस में, तो स्पीकर साहब ने कहा कि जी मेरा वोट जो है जमाली साहब के लिए, तो वो जो एक की कमी है वो तो पूरी हो गई, अब ये हो गए बराबर नवाब और सफुल्लाह जमाली। फिर कहते हैं जी, इसके बाद कहते हैं कि इसके बाद चूंकि मेरे पास कास्टिंग का वोट है, मैं प्रिजाइड कर रहा हूँ, तो मैं अपना कास्टिंग वोट भी उसके हक में, जमाली साहब के हक में इस्तेमाल करता हूँ। और चूंकि वो बन गए वज़ीर आला, वो उन्हें लिख के भिजवा दिया। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली ने हलफ भी उठा लिया जिस तरह सादिक संजना ने उठाया। तो न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने जाकर इस बात को देखा, लोगों ने कहा कि हम चैलेंज कर रहे हैं, कोर्ट भी गए। तो जब कोर्ट में मामला गया तो उन्होंने असेंबली तोड़ दी। तो फिर कोर्ट में मामला आया कि जनाब वो बंदा जो इलेक्ट ही नहीं हुआ असेंबली कैसे तोड़ सकता है। ठीक। तो नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने कहा जी आपका तो बोनाफाइड ही नहीं था, आपका ये हलफ, आपका ये रिपोर्ट है स्पीकर का, सब बेईमानी पर मुश्तमिल है। यानी जब आप चीफ मिनिस्टर ही मुंतखब नहीं हुए तो असेंबली कैसे तोड़ सकते हैं? ठीक। आपके पास अक्सरियत ही नहीं थी, आप न वजीर आला थे न वजीर आला शुमार हो सकते। एक डमी आदमी अपने आप कल एक फौजी जनरल आके कह दे असेंबली में, क्योंकि जब मैं असेंबली में बैठा हूँ और मैं प्रिजाइड कर रहा हूँ और मैंने सादिक संजना साहब को सदर पाकिस्तान मुंतखब किया, क्या इंतखाब दुरुस्त समझा जाएगा? क्योंकि असेंबली के अंदर है। ये असेंबली जो है चार दीवारी का नाम नहीं होता है, हर चीज कानून कायदे आइन के दायरे में होता है। जो चीज कानून कायदे आइन के दायरे से बाहर है उसको कहते हैं वाइड। तो वाइड आर्डर के लिए कोई जुरिस्डिक्शन की मसला नहीं है, ये रूल्स हैं। असेंबली के रूल्स के अंदर भी ये चीज नहीं है। इलेक्शन के रूल्स वाज़े है, वो कहते हैं जो मोहर है चाहे नाम पे लगे चाहे खाने में, ये इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं। जब इलेक्शन कमीशन के रूल्स है, अगर सेनेट के रूल में नहीं है तो जो प्रिवेल करेगा, जो चीज वैलिडेट करता है एक वोट को,
तो कोशिश ये होती है किसी भी चीज को वैलिडेट किया जाए, किसी चीज के जो राइट है उसको राइट दिया जाए। आपने देखा जनरल इलेक्शन में आप वोट डालते हैं तो उस खाने के उसके जो मोहर के 9 खाने होते हैं। अगर कभी आप लोगों ने गौर किया, हम जो इलेक्शन करते रहते हैं ना, पिटिशनों में हर जगह देखते हैं, हर केसेस करते हैं, वो हम उधर खानों को गिनते हैं जनाब, 9 में से 5 खाने किसकी तरफ है। जहाँ पर 5 खाने किसी की तरफ जाते हैं तो वोट उसका शुमार होता है, 4 खाने वाले को नहीं मिलता है, क्योंकि वोट को अपने इज्जत देनी है और वो इंटेंट को फॉलो करना है। आप कह रहे हैं इंटेंट से ना वोटर। मतलब यह है कि ये केस मजबूत है पीडीएम का, बिल्कुल ही, ये धांधली नहीं बल्कि ये डाका है। हाँ, ये बदकिस्मती है। चलें, बहुत शुक्रिया किनानी साहब। चलें, ये तो मान लिया कि चलें जी, ये वोट जो थे ये मोहम्मद खां बारूज़ई जो हैं आईनी नज़ीर, वो वज़ीर आला भी रहे, स्पीकर भी रहे, जी। हमारे गौस बख्श नवाब गौस बख्श बारूज़ई जो हैं, उनके वालिद मोहतरम थे। अच्छा, लेकिन ये तो अगर बात बिलफर्ज मान ली जाए तो फिर उन 54 वोटों का क्या होगा जो उनके मुखालिफ पड़े मौलाना गफूर हैदरी साहब के? नहीं, वो तो एक और चीज़ है। नहीं, दोनों अलग अलग रखे ना, एक दूसरे से मुंसलिक नहीं है वो, यानी वो वोट अलग है, वो वोट अलग है। अच्छा सर, शामी साहब, आज चूँकि पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास भी हुआ है, नून लीग का भी हुआ है, मौलाना फजल रहमान भी मुखातिब थे। कल चूँकि पीडीएम का सरबराही इजलास होने जा रहा है जिसमें ये तय करेंगे लॉन्ग मार्च के हवाले से हिकमत अमली, और इसमें मौलाना किस नुक्ते पर फोकस करें, बड़ी अहम बात है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सेनेट इलेक्शन हुए हैं, इसमें भी एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत बड़ी नुमायां नज़र आ रही है। ये वफादारियाँ क्यों तब्दील हो रही हैं? कोई तब्दील तो कर रहा होगा, उसके पीछे कोई दबाव होगा, कुछ लोग इस पर काम कर रहे होंगे, लालचें दे रहे होंगे, धमकियां दे रहे होंगे, तो इसको बाकायदा इंजीनियर्ड इलेक्शन कहा जाता है। कल पीडीएम का सरबराही इजलास होगा और उसमें लॉन्ग मार्च के हवाले से हतमी हिकमत अमली तय होगी, और इस ऑप्शन पर भी कि हम पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दे दें, उसको भी एजेंडे पर रखा गया है। क्योंकि मेरे ज़ाती ख्याल में अगर हम इस पार्लियामेंट से इस्तीफ़े नहीं देते तो शायद लॉन्ग मार्च की ज़्यादा इफादियत ना हो। मरकज़ी मकाम कौन सा होगा? ये है कि नवाज शरीफ साहब भी शायद इसके हामी हैं, ये खबर मिली है, इस्तीफे दे दें। हाँ जी, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं मौलाना फजल रहमान को पेश कर दे इस्तीफे। वो हमने उनके सामने अव्वल तो खंजर रख दिया, दिल रख दिया, फिर कलेजा रख दिया, दिल रख दिया, सर रख दिया। कर लो जो कर। मौलाना साहब जो कर सकते हैं कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा गौर कर लें, तदब्बर कर लें। कोरोना की वबा फैली हुई है, इसके दौरान लॉन्ग मार्च जो है वो उसके बारे में अच्छी तरह गौर करके इक़दाम करें। पिंडी की ज़िले इंतज़ामिया ने तमाम तर सियासी गैर सियासी सरगर्मियाँ जिसमें इज्तिमा होता हो उस पर पाबंदी लगा दी क्योंकि वेब बढ़ रही है। तो ये पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से जो मुस्ताफ़ी होने की ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो है उस पर जो आखिरी ऑप्शन है उसको इस तरह अपने ज़ाया न कर दें, एक कारतूस जो है ऐसा ना चला दे बेवक्त। तो अपना गौर कर लें, बाकी तो फैसले उन्होंने करने हैं। बाकी देखिए एक बात सुने, कोरोना की वैक्सीन जो है, हाँ जी, वो तो आज मैंने तो लगवा ली है। अच्छा, अच्छी बात है, मुबारक हो आपको। यहाँ मैं गया सेंटर में, एक्सपो सेंटर में लाहौर में, क्या बहुत अच्छा इंतजाम था वहाँ। जनाब हमारे साथ तो मुरीम खान साहब भी थे, मौलाना ज़फ़र अली खान के पोते मौलाना मसूद अली खान वो भी लगवा रहे थे वैक्सीन, और फिर जो वज़ीर ख़ज़ाना हाशिम जवां बख्त वो भी वहाँ थे, निगरानी कर रहे थे। सेक्रेटरी सेहत उस्मान वो भी थे, और सारे ज़िम्मेदार लोग थे। ऐसी उम्दा तरीक़े से वैक्सीन लगाई है, लोग इतने खुश थे और वर्कर्स इतने अच्छे तरीके से डील कर रहे थे। अब एक मसला हो गया ना, हाँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब मसला ये हो गया है कि चूँकि ये पिन जानी थी जब आपने रजिस्ट्रेशन अपनी करनी थी, अपना आईडी कार्ड भेज के, और फिर आपको बताया जाना था कि आप फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त फ़लाँ जगह पहुँचें। अब वहाँ पे जब लोगों को पता चला वैक्सीन लग रही है बुज़ुर्गों को, तो अहलो अयाल के साथ वहाँ पहुँच गए। अब बाद दोपहर लंबी लंबी लाइनें वहाँ देखने को मिली, दुरुस्त है, और रश था क्योंकि बाकी सेंटर। अब कल से ये हो रहा है कि जो 70 साल से उससे ज़ायद के लोग हैं उनके लिए तो वॉक इन वैक्सीनेशन की सहूलत दे रहे हैं कि जो भी सेंटर्स खोलेंगे वहाँ पर लगवा सकते हैं वो। लेकिन जो रश हुआ और वो भी बुजुर्गान के लिए जो खड़ा होना पड़ा, उससे बड़ा मसला हुआ। दुरुस्त है,
क्योंकि एक इस वक्त सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक काम कर रहे हैं सेंटर, मेरा ख्याल 24 घंटे से करते, फिर इस तरह दूसरे सेंटर भी कायम करें। और देखिए लाहौर जितना बड़ा शहर है, मल्टीपल सेंटर, तेज रफ्तार तेज करने की ज़रूरत है। जो ही रफ्तार तेज होगी, देखिए अब जो पाबंदियां लग रही हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं, रेस्टोरेंट वाले एहतजाज कर रहे हैं और बाजारों वाले एहतजाज कर रहे हैं। ताजरों ने भी तो 6 बजे का ताजर एहतजाज कर रहे हैं, हमेशा की तरह उस पर एतराज़ कर रहे हैं। लेकिन देखिए बात क्या है, आप वैक्सीनेट करें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप इसका अच्छी तरह मुकाबला कर सकें। जो ये पंजाब में सिर्फ जो फैलाव की शरह है वो 8% तक जा पहुंची है सर, इसलिए इस पर गौर कीजिए, काबू कीजिए, इस फैसिलिटी को बढ़ाइए, इसमें वसअत पैदा कीजिए, वैक्सीन इंतजाम कीजिए, जहां मिल सकती मंगवाइए, और प्राइवेट जो लोग हैं, प्राइवेट कंपनियां, उनको भी इजाजत दे दें। इंडोनेशिया ने तो 20 मिलियन वैक्सीनेशन ऐसी मंगवाई जो प्राइवेट लोग मंगवा, वो भी मंगवा लें, जो लगा सकते हो प्राइवेटली लगा लें। लास्टली जाते हुए हम ये नाज़रीन तक बहरहाल यहाँ जो इंतजाम है वो बहुत अच्छे थे, इनको इसी तरीके से इसको एक्सपेंड करने की जरूरत है। वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन साथ खुदारा एहतियात कीजिए, क्योंकि ये तीसरी वेव ये बहुत डिप्टी कमिश्नर हमारे जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जिनके लिबास के ऊपर एतराज किया था, वो भी बड़ा सच धज के खड़े हुए थे और कह रहे थे मैंने वो लिबास जो है अपना वो महफूज कर लिया। अच्छी बात है, सुवीनियर के तौर पर रखे। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ आपसे कि एहतियात, खुदारा एहतियात। वजह ये है कि पिछले 5 रोज़ में ये केसेस जो हैं ये 12,214 और मुसलसल 5 रोज़ हो गए हैं पाकिस्तान में कि 2000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ये वही केसेस जो 500-600 रिपोर्ट होते थे योमिया। इसलिए एहतियात कीजिए, क्योंकि ये वेरिएंट का खदशा है जो बहुत तेज है। एक ब्रेक ले रहा हूं सर मैं। इनको कबूल कीजिए, बिल्कुल वक्ती पाबंदियों को अभी कबूल कर लेंगे तो फायदा है, बहुत जल्द जो है इनसे निजात मिल जाएगी, फिर एक वसअत पैदा होनी शुरू हो जाएगी। एक ब्रेक आ गई नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम वक्त यहाँ खत्म हुआ। चाहता है आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।